हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बेहतर होंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था संख्या पद्धति का एक टॉपिक शून्यों की संख्या, और उसके पहले इकाईकांक यूनिट डिजिट पढ़े थे। आज हम अपना अगला टॉपिक लेके आते हैं गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब इसमें से 6 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे हो। जैसे कि कोई संख्या देके पूछेगा गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, सम यानी कि इवन फैक्टर्स, गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग। अच्छा हाँ, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी होंगे तो उनके लिए लिख देते हैं इंग्लिश में भी। देखते हैं यहाँ पे गुणनखंड यानी फैक्टर्स लिखा हुआ है। अभाज्य गुणनखंड यानी कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, प्राइम फैक्टर्स। तो यहां पे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, फिर उसके बाद बात करते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम यानी कि ऑड नंबर, तो विषम गुणनखंड क्या होंगे, ऑड फैक्टर्स हो जाएंगे। सम गुणनखंडों की संख्या यानी कि इवन फैक्टर्स। ठंड बहुत है और हाथ काम नहीं कर रहे भैया सही से, तो देखना राइटिंग सुन लेना, राइटिंग कम अच्छी बन रही। यहाँ पे गुणनखंडों का योग यानी कि सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग यानी कि व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल। अब देखते हैं गुणनखंड। चलिए गुणनखंड तो ठीक है, उसके पहले कुछ बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी का रिजल्ट आया है, जिसमें देखा होगा कि आप लोगों ने रिजल्ट में काफ़ी त्रुटियां पाई गई हैं, जिसमें काफ़ी छात्रों ने कल जो है ये क्या कहते हैं विरोध किया, सरकार का विरोध किया, या रिजल्ट सरकार का विरोध तो नहीं किया, एक तरीके से जो रिजल्ट में संशोधन की मांग की जो है उन्होंने। और हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई भी ट्विटर कैंपेन चलता है तो उसका ये मतलब कभी नहीं होता कि हम सरकार का विरोध कर रहे हैं। हम सरकार से सिर्फ अपनी मांग रख रहे हैं कि अगर रिजल्ट में गड़बड़ी है तो इतने छात्र अगर एक साथ एकजुट होकर अगर 50 लाख ट्वीट होते हैं, बच्चे सड़क पर उतरते हैं, तो उस बच्चों की गलती नहीं होगी, कहीं ना कहीं रिजल्ट ही गड़बड़ होगा। और इसमें सभी बच्चों को एक साथ आना चाहिए, क्योंकि बच्चों की, छात्रों की कोई जात नहीं होती, टीचर की भी कोई जात नहीं होती। फिर अब हाल ही में देखा गया कि कोई भी परीक्षा, जैसे अभी यूपीएसआई 5 साल बाद फॉर्म आया, तो एक जनरल कास्ट के बच्चे को 5 से 6 साल का ही मौका मिलता है। उस 5 साल तक अगर आप फॉर्म ही नहीं निकालोगे, यूपी पुलिस पिछले 4 साल से फॉर्म नहीं आया, अब 4 साल का ही मौका जिसको मिल रहा है, 4 साल से फॉर्म नहीं निकाल रहे हैं आप, तो कहाँ से वो बच्चा फॉर्म भर पाएगा, ओवर एज हो जाएगा फॉर्म निकलते। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके लिए हमें सरकार से मांग रखनी चाहिए, और सभी बच्चों को एक साथ एकजुट होना चाहिए। भले वो यूपी पुलिस की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, तो अगर ट्विटर कैंपेन चल रहा है तो उसमें उन सबका सहयोग करना चाहिए, ताकि कल आपके साथ भी कोई मुसीबत हो तो आपके साथ भी लोग खड़े हों। देखते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, जिनका ट्विटर पे अकाउंट ना हो, कम से कम ट्विटर पे अकाउंट तो बना ही लें। कुछ नहीं कर सकते आप, रोड पे नहीं आ सकते, कुछ नहीं कर सकते, घर पे बैठ के 1-2 ट्वीट तो कर सकते हैं। ट्वीट नहीं कर सकते, रिट्वीट कर दीजिए, सब कुछ सीख जाएंगे। देखते हैं गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स। अब गुणनखंड क्या होता है, जैसे मान लिया गुणनखंड क्या होता है, देखते हैं। जैसे मान लिया एक छोटी सी संख्या लेते हैं, मान लिया 10 के कितने गुणनखंड होंगे। तो हम कभी ऐसे नहीं करेंगे, अगर किए 10, ये लाइन खींच दिए, 10 को 2 से काटे, 2 पंचे 10, 5 से किए, 5 एकम 5, एक आ गया, तो ये फैक्टर नहीं होंगे। देखते हैं 10 के फैक्टर यानी कि 10 के गुणनखंडों की संख्या अगर पूछी जाए, तो यहाँ पर 10 जिन जिन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होगा वो सभी क्या होंगे, 10 के फैक्टर्स होंगे। यानी कि सबसे पहले देखते हैं, कोई भी संख्या 1 से कटती है, 1 से मतलब कि सभी संख्याएं कट जाती है, तो यानी कि 1 हर संख्या का फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है। उसके बाद 10 किससे कटेगा, 10 2 से कटेगा, उसके बाद 10 5 से कटेगा, और कोई भी संख्या स्वयं का भी गुणनखंड होती है, यानी कि 10 का एक फैक्टर स्वयं 10 भी होगा। तो यानी कि 10 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो 10 के गुणनखंडों की संख्या हो गई 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। यानी कि अब इसमें से देखते हैं 10 के 4 गुणनखंड थे, जिसमें से अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो अभाज्य संख्या बच्चा कितनी है, तो 2 और 5, सिर्फ 2 अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि 2 अभाज्य गुणनखंड हैं किसके, 10 के। विषम गुणनखंडों की संख्या,
तो विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो विषम संख्या क्या है? एक, ये है, एक है, दूसरी क्या है? 5 है। तो विषम गुणनखंडों की संख्या भी कितनी हो गई? 2 हो गई। फिर सम गुणनखंडों की संख्या, तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो 10 के 2 विषम हो गए, तो बाकी 2 बचे कितने? 2 सम गुणनखंड हो गए। फिर देखते हैं सम, फिर गुणनखंडों का योग। तो गुणनखंडों का योग कितना होगा? 10 5 15, 15 2 17, 17 1 18, यानी कि गुणनखंडों का योग कितना हो गया? 18 हो गया। अब उसके बाद गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग, इसको ठीक से देखेंगे क्योंकि यहाँ से एक फॉर्मूला बनेगा। अब व्युत्क्रम क्या होते हैं? तो व्युत्क्रम का मतलब जैसे कोई संख्या x लिखी है तो x का व्युत्क्रम क्या होगा? तो x का व्युत्क्रम होगा 1/x होगा। तो ऐसे 1 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/1 होगा। 2 का व्युत्क्रम 1/2, 5 का व्युत्क्रम 1/5 और 10 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/10 होगा। तो यहाँ पर व्युत्क्रमों का योग यानी कि नीचे लिखी गई संख्याओं का हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा? 10 5 2 और 1, यानी एलसीएम क्या होगा? वही 10। फिर उसके बाद 1 दहम्मा 10, तो 10 ऊपर आ गया। 2 पंचे 10, 5 आ गया। 5 दूना 10, 10 एकम 10, यानी कि ऊपर क्या दिख रहा है? 10 + 5 + 2 + 1, यानी कि जितने फैक्टर्स थे, 10 के जितने भी फैक्टर्स थे उनका सम ऊपर आ गया और नीचे वही संख्या यानी कि 10 नीचे आ गई। तो यहां से गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग, फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग बटे वही संख्या, यानी कि अगर यहाँ पे 10 है तो 10 होगा, कोई और n संख्या n होगी तो नीचे n होगा, यानी कि वही संख्या। अब देखते हैं आगे। अब एग्जाम में इतने छोटे क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे, केवल छोटी सी संख्या दे दी 2 डिजिट की, कम से कम 3 डिजिट की संख्याएं पूछी जाती हैं और कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। टेट सुपर टेट में क्वेश्चन आ चुका है, एसएससी में क्वेश्चन आ चुका है, लेखपाल में क्वेश्चन आ चुका है। तो यानी कि फिर कोई भी एग्जाम हुआ, चाहे स्टेट लेवल का हो चाहे सेंट्रल लेवल का हो, तो कहीं भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखते हैं, एक 3 अंकों की संख्या लेते हैं 120, क्योंकि 120 के गुणनखंडों का योग, ये सीटेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखते हैं 120 के गुणनखंडों का योग कैसे होगा। अब 120, तो 120 के सबसे पहले हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। प्राइम फैक्टर्स कैसे लिखते हैं देखते हैं। अब 120 को हम क्या लिख सकते हैं? 30 × 4 लिख सकते हैं, 40 × 3 लिख सकते हैं, 20 × 6 लिख सकते हैं। सबसे आसान काम क्या होता है? 12 अलग कर लें और 0 का मतलब 10 अलग कर लें, 12 × 10 यानी 120 हो गया। फिर 12 का मतलब क्या होगा? 3 × 4, 10 का मतलब 2 × 5। अब 3 के फैक्टर तो नहीं होंगे, 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2, 2 × 2। अब 2 के फैक्टर नहीं होंगे, 5 के फैक्टर नहीं होंगे। अब उसके बाद देखते हैं 2 कितनी बार, तो 2 3 बार, यानी कि 2 की घात 3, 3 की घात 1, फिर 5 की घात 1। तो प्राइम फैक्टर लिख लिए 120 के कितना हो गया? 2 की घात 3, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। अब उसके बाद देखते हैं क्या होगा। 120 में पहला क्वेश्चन क्या है? गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या मतलब क्या हुआ? 2 की पावर 3 है। तो सबसे पहला काम क्या करना है? देखना है कि घात में लिखी गई संख्या कितनी है। तो घात में लिखी गई संख्या 3 है, तो उसमें 1 ऐड कर देंगे, 3 में 1 ऐड कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा? तो कितना होगा? 4। यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो घात में लिखी गई संख्या 1 है, तो 1 में 1 ऐड कर देंगे, 1 को बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पे घात में लिखी गई संख्या 1 है, उसमें भी 1 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा? 2, यानी 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी कि 120 के गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे हो जाएगा 16। अब देखते हैं, यहाँ पे 2 की घात 3 थी तो इसको 4 लिखे, ये भी मन में डाउट आ रहा होगा कि क्यों लिखे। देखते हैं, यहाँ पे जैसे 2 की घात 3 है, तो 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। 2 की पावर 0 का मतलब क्या होगा? 1, यानी कि 1 120 का एक गुणनखंड होगा। 2 की पावर 1 2 होगा, 2 भी 2 से भी 120 कट जाएगा, यानी कि 2 भी इसका फैक्टर होगा। 2 की पावर 2 यानी कि 4, 4 से भी 120 कटेगा। 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 से भी 120 कटेगा, यानी कि यहाँ पे 4 आ गए फैक्टर।
ऐसे ही 3 की पावर 1 है तो इसको क्या लिखेंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। तो 3 की पावर 0 से भी 120 कटेगा, 3 की पावर 1 से भी कटेगा। ऐसे ही 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 0 से भी यानी 1 से कटेगा, 5 की पावर 1 यानी 5 से भी 120 कटेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं पावर में लिखी गई संख्या को घात में जो भी संख्याएं लिखी गई हैं उसको एक एक बढ़ा के आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या था, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो बच्चा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे प्राइम फैक्टर की कितना हो गया 2 की घात 3, 3 की घात 1, 5 की घात 1। तो यहाँ पे जितने यहाँ पे संख्याएं कितनी लिखी गई हैं, तो संख्याएं अगर कहा जाए तो एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तीसरी संख्या ये है, और तीनों संख्याएं यहाँ पे हमेशा अभाज्य संख्या ही आएगी। तो यहाँ पे अगर 3 अभाज्य संख्याएं हैं, पावर मैटर नहीं करती, संख्याएं क्या है ये मैटर नहीं करती, बस संख्या गिननी है कितनी संख्याएं हैं। तो संख्याएं यहाँ पे कितनी है, संख्याएं 3 है, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 3, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या सीधे गिन डालेंगे 1 2 3, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 120 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी 30। अगला क्वेश्चन है विषम गुणनखंडों की संख्या। अब देखते हैं ये भी कैसे होगा। तो यहाँ पे जो 3 संख्याएं हैं उसमें से हम देखेंगे कि अभाज्य गुणन यानी कि विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो विषम संख्याएं बच्चा कौन कौन सी हैं, 2 3 और 5 में 2 तो सम संख्या हो गई, विषम संख्याएं कौन सी हैं 3 है और 5 है। तो विषम संख्याओं की जो पावर है उस पावर को एक एक बढ़ाएंगे और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 3 की पावर 1 है तो इसको 1 बढ़ा दो कितना हो गया 2। यहाँ पे विषम संख्या 5 की पावर 1 है तो पावर को एक और बढ़ाओ कितना हो गया 2, 1 से हो गया 2 यानी 2 दूना 4। तो विषम गुणनखंडों की संख्या यानी कितना हो गया, विषम संख्याओं की पावर को एक एक बढ़ाओ और आपस में गुणा कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन सम गुणनखंडों की संख्या। यहाँ पे अब देखेंगे सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकलेगी। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी कि सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी 16, जिसमें से विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी 4। तो अगर सभी गुणनखंडों की संख्या में से सम गुणनखंडों यानी कि विषम गुणनखंडों की संख्या अगर माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सीधे कितनी बचेगी, सम गुणनखंडों की संख्या बचेगी। तो 16 में से 4 माइनस कर दिए यानी कितना बचा 12। तो 12 हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग देखने से पहले एक बार इसको फिर से देख लेते हैं सारे पार्ट। तो यहाँ पे पहला क्या था, गुणनखंडों की संख्या। तो जो भी संख्या दी होगी उसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 120 को 12 गुणे 10 लिखे, 12 को 3 गुणे 4, 10 को 2 गुणे 5, ऐसे ही 4 को 2 गुणे 2 प्राइम फैक्टर किए। 2 की पावर 3, 2 कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो 2 की पावर 3 हो गई। 3 कितनी बार, एक बार, तो 3 की पावर 1, 5 एक बार, तो 5 की घात 1। अब उसके बाद पहला काम क्या करना है, गुणनखंडों की संख्या अगर निकालना है तो जो भी घात में लिखी गई संख्याएं हैं, घात में लिखी गई संख्याओं को एक एक बढ़ाएंगे। यानी कि 3 में 1 बढ़ाएंगे 4, 1 में 1 बढ़ाएंगे 2, 1 में 1 बढ़ाएंगे 2, तो 4 दूना 8 दूना 16। फिर उसके बाद अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो क्या किए, जितनी संख्याएं लिखी हैं उसको बस काउंट कर लो, गिन डालो। यहाँ पे 3 संख्याएं लिखी हैं तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी 3। फिर उसके बाद विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंडों की संख्या के लिए क्या करेंगे, विषम संख्याएं छाटेंगे। तो 2 3 5, इसमें से 2 सम संख्या है छोड़ दो। फिर क्या बचा 3 और 5, तो विषम संख्याओं की घात को एक एक बढ़ाओ और आपस में गुणा कर दो। तो यहाँ पे विषम संख्या की घात कितनी 1, 1 बढ़ा दी कितना हो गया 2। यहाँ पे विषम संख्या 5 है जिसकी घात कितनी है 1, उसमें 1 बढ़ाया कितना हो गया 2, 2 दूना 4। फिर नेक्स्ट पार्ट सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंडों की संख्या के लिए हमें क्या करना है, जितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, जितने भी सभी गुणनखंडों की संख्या जितनी भी है 16 है, तो 16 में से क्या करेंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या अगर हटा देंगे तो बचेगा क्या, सम गुणनखंडों की संख्या, यानी कि 16 - 4 बराबर कितना 12। अब देखते हैं गुणनखंडों का योग और गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग। देखो यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 2 गुणे 2 गुणे 2। अगर हम 2 से और गुणा करें, 2 से भाग करें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो यानी कि इसको लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 4 बटे 2। 2 से गुणा किए, 2 से भाग किए, 2 से गुणा किए तो हो गया 2 की घात 4।
ऐसे ही इसमें 3 की पावर 1 है, 3 से गुणा करेंगे, उसी संख्या से गुणा करके उसी संख्या से अगर डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 की पावर 1 था तो 3 की पावर 2 यानी 3 का स्क्वायर बटे 3। फिर 5 की पावर 1 है तो 5 का स्क्वायर यानी कि 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, इतना कर लिए। अब उसके बाद क्या करना है, ये स्टेप ध्यान रखना है कि सब में अंश व हर में यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऊपर व नीचे सब जगह -1 करना है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो यहां से आएगा हमारा आंसर। तो 2 की पावर 4 यानी कितना होगा, 2 की पावर 4 होता है 16 माइनस 1 15 बटे 1। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8 बटे 2। फिर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 कितना होगा 24 बटे 4। तो 4 छंग 24, 2 चौको 8, फिर 15 चौको 60, 60 गुणे 6 यानी कितना हो गया 6 छंग 36, 360, यही हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत? बढ़ते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पे गुणनखंडों का योग कितना हो गया 360। तो ये क्वेश्चन सीटेट का पूछा गया क्वेश्चन है कि 120 के गुणनखंडों का योग कितना होगा, आंसर क्या होगा 360 होगा। अब उसके बाद गुणनखंडों का योग के बाद गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग। तो व्युत्क्रमों का योग क्या होता है बता चुके हैं, कैसे होगा गुणनखंडों का योग बटे वही संख्या, यानी कि गुणनखंडों का योग कितना हो गया तो 360 और वही संख्या का मतलब संख्या कौन सी थी 120, तो 0 से 0 कट गया, 12 3 36, यानी कि 120 के व्युत्क्रमों का योग कितना हो गया 3। तो व्युत्क्रमों का योग से क्वेश्चन एसएससी में पूछे जा चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर। एक और देखेंगे तो कोई भी डाउट होगा तो वो आपका दूर हो जाएगा। और हाँ, जब तक हम नोट कर रहे हैं तब तक कोशिश करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है लाइक कर दें वीडियो को, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के बीच में शेयर कर दें, जितने भी आपके ग्रुप हों उन सभी में इसको शेयर कर दें। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि आगे और वीडियो अपलोड किए जाएँ, ताकि जो है आपको फ्री में जो सारे टॉपिक मिल सकें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 120 लिए थे, अब देखते हैं 180 मान लेते हैं। 180, फिर सारे पार्ट करना है। एग्जाम में कोई भी एक क्वेश्चन, कोई भी एक पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 180 है तो 180 को क्या लिखेंगे 18 गुणे 10। 18 को क्या लिखेंगे 9 गुणे 2। 10 को क्या लिखेंगे 2 गुणे 5। तो 9 का मतलब 3 गुणे 3 यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। तो यहाँ पे 2 कितनी बार 2 बार, तो 2 का स्क्वायर। 3 कितनी बार, ये भी 2 बार, तो 3 का स्क्वायर। 5 कितनी बार, 5 भी एक बार, 5 की पावर 1। इतना तो कर लेंगे। अब देखते हैं आगे। पहला क्वेश्चन क्या है, गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या अभी मैंने बताया क्या करना है। सबसे पहला काम, पावर में लिखी गई संख्याओं को एक एक बढ़ाओ और आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे पावर में कितना लिखा है 2, तो 2 में 1 बढ़ाएंगे कितना होगा 3। यहाँ पे पावर में लिखा है 2, उसमें 1 बढ़ाएंगे कितना हो गया 3। यहाँ पे पावर में 1 लिखा है, 1 में 1 बढ़ाएंगे कितना हो गया 2, यानी कि 3 3 9, 9 दूना 18, 18 हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। फिर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं 3 संख्याएं। तो जितनी संख्याएं होंगी वो सभी अभाज्य होंगी और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या भी उतनी ही होगी, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बच्चा कितनी 3। फिर विषम गुणनखंडों की संख्या, ऑड फैक्टर्स। तो यहाँ पे फिर से वही काम क्या करना है, विषम संख्याएं छांटनी है। विषम संख्याएं कौन सी 3 और 5। तो विषम संख्याओं की घात को एक एक बढ़ाओ और आपस में मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो। तो यहाँ पे 3 की पावर 2 थी, 2 में 1 बढ़ाओगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा 3। और विषम संख्या दूसरी कौन सी है 5, 5 की घात कितनी 1, और इसमें भी 1 बढ़ाओगे 3 दूना 6, यानी कि 180 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब उसके बाद देखते हैं सम गुणनखंडों की संख्या। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम गुणनखंडों की संख्या के लिए क्या करेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या जितनी भी है उसमें से विषम गुणनखंडों की संख्या को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस कर देना है।
तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 18 हो गई। 18 में से 6 माइनस करोगे कितना बचेगा? 12, यानी कि 180 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 12। अब देखते हैं गुणनखंडों का योग। तो गुणनखंडों का योग यानी कि अब उसके लिए क्या करेंगे? 2 की घात 2 है, इसको 2 की घात 3/2, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, फिर 3 का स्क्वायर, तो 3 से गुणा करेंगे, 3 से भाग करेंगे, तो 3 का क्यूब बटे 3, 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 2/5, ऊपर नीचे सब में -1 अंशवार में। इसको सॉल्व करेंगे, 2 की घात 3 कितना होता है? 8 माइनस 1 कितना हो गया? 7/1। 3 का क्यूब, 3 क्या होते हैं? 27 माइनस 1 कितना होगा? 26/2। इधर 5 का स्क्वायर, 25 माइनस 1 24 बटे कितना होगा? 4, तो 4 छंग 24। इधर काटेंगे कितना हो गया? 13, 13 सत्ते 91 गुणे 6, तो 6 एकम 6, 6 9 9 छक 54, 546, 546, यानी कि गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग बच्चा कितना होगा? 546, 546, 546। अब गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग यानी कि सम ऑफ रेसिप्रोकल, यानी कि तो क्या होगा? गुणनखंडों का योग कितना होगा? 546, 546 बटे वही संख्या यानी कितनी? 180। तो इसको किससे काटेंगे? ये संख्या किससे? 3 से कटेंगी, 6 4 10, 10 5 15, 3 से कटेंगी और यानी कि 6 से कट जाएंगी, तो 6 से कटेगी, 6 9 54, 6 एकम 6, 6 से काटे, 6 3 18 0। फिर उसके बाद अब 91 है, नहीं कटेगा, 91/30 ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हाँ, अब एक क्वेश्चन देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद 2-3 क्वेश्चन देते हैं, सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद आज का एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको, आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था जिसका सही आंसर हितेश जी ने दिया था। आज का एक क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा, और उसका पहला सही आंसर, जो भी पहला स्टूडेंट उसका सही आंसर देगा उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है 320 के गुणनखंडों का योग, 320 के गुणनखंडों का योग, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है।